हेलो एवरी हेलो एवरीवन। मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। जैसा आप सबको पता होगा कि हम जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर मैंने आईटीआई की जो सेकंड ईयर की क्लास है वो स्टार्ट की है। ठीक है, जिसका टारगेट हमने रखा कि एक मंथ में इसका जो सेकंड ईयर का जो भी सिलेबस है वो हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो जैसे कल हमने डीसी जनरेटर का पार्ट ए कर लिया था, आज डीसी जनरेटर का पार्ट बी हम इसमें करेंगे। ठीक है, जिसमें आज हम कम्यूटेशन, आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है, लॉसेस और सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, यानी दो जनरेटर्स को आपस में कैसे पैरेलल में कनेक्ट करना है ये आज इसमें पढ़ेंगे। ठीक, तो आज हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करते हैं आज। तो इसमें सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं आर्मेचर रिएक्शन। ठीक है, तो आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है सबसे पहले हम ये स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। तो आर्मेचर रिएक्शन जैसा आपको पता चल रहा होगा, आर्मेचर के द्वारा रिएक्शन। ठीक है, आर्मेचर रिएक्शन इसलिए इसका नाम पड़ा है। तो क्या होता है हमारा, जैसे हम देखते हैं कि हमारे क्या होता है, पोल होता है, मेन पोल होते हैं जिसे हम फील्ड बोलते हैं। ठीक है, उसके बीच में होता है हमारा आर्मेचर। ठीक है, तो ये जो मेन फील्ड होता है, मेन पोल होता है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ऐसे लाइन से उसको हम शो कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे सीधी लाइन से ये मेन मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपका। और जो आपका क्या होता है, मेन मैग्नेटिक फील्ड जब आर्मेचर कंडक्टर क्या करता है, इन मेन मैग्नेटिक फील्ड को कट करता है, तो उसके कारण क्या होता है, आर्मेचर में भी एक फील्ड बनता है। ठीक है, यानी एक तो पोल के कारण फील्ड बनता है, एक आर्मेचर के कारण फील्ड बनता है। तो ये दोनों आर्मेचर का जो फील्ड होता है वो मेन फील्ड को क्या करता है, अपोज करता है, यानी उसका विरोध करता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम आर्मेचर रिएक्शन। यानी आर्मेचर में जब जब करंट फ्लो होती है उसके कारण जो उसमें फील्ड बनता है, उसके कारण वो क्या करता है, जो मेन मैग्नेटिक फील्ड यानी जो पोल के कारण जो फील्ड बन रहा है उसका अपोज करता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम आर्मेचर रिएक्शन। अपोज करने का मतलब उसको उसके विपरीत दिशा में होता है तो उसको कम करेगा। ठीक है, तो ये तो उसे बोलते हैं हम आर्मेचर रिएक्शन। यानी आर्मेचर के जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मेन पोल के मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर रहा है, उसी को बोलते हैं हम आर्मेचर रिएक्शन। ठीक, और इसकी भी कंडीशन होती है आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन तभी होता है जब आर्मेचर में करंट फ्लो होगा। ठीक है, ये जो आर्मेचर है बीच में, आर्मेचर यानी रोटर जो ये बीच में है, इसमें जब करंट फ्लो होगा आई, तभी आर्मेचर रिएक्शन होगा। क्योंकि जब करंट फ्लो होगा तभी आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और वो मेन मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा। और करंट कब फ्लो होती है आर्मेचर में, जब लोड लगा होगा। ठीक है, तो जब लोड कनेक्ट होगा तो आर्मेचर में करंट फ्लो होगी, आर्मेचर में करंट फ्लो होगी तो उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जो मेन मैग्नेटिक फील्ड है उसका अपोज करता है। तो यही हमारा आर्मेचर रिएक्शन है। ठीक, तो ये याद रखना, जब लोड होगा, लोड करंट फ्लो होगी, तभी हमारा आर्मेचर रिएक्शन होगा। ठीक, अब हम देखते हैं जो ये आर्मेचर रिएक्शन होता है इसके क्या प्रभाव होते हैं। इसके कुछ प्रभाव होते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, एक तो मेन मैग्नेटिक फील्ड हमारा घटता है। ठीक है, यानी जो ये हमारे मैग्नेट है इसके कारण जो मैग्नेट बन रहा है वो घटेगा। घटेगा कैसे, क्योंकि ये जो आर्मेचर का फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसको अपोज कर रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा। मान लो पहले ये क्या हो रहा था, जो मेन फील्ड है वो 100 वेबर का हमारा फ्लक्स बना रहा था। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो आर्मेचर जो जितना फ्लक्स बनाएगा वो उसका अपोज करेगा। ठीक है, तो यानी वो 80 का हो जाएगा, 70 का हो जाएगा। यानी अगर ये 30 जनरेट हो रहा है तो 70 का हो जाएगा, आर्मेचर का 30 जनरेट कर रहा है, तो फील्ड क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। ठीक, मेन फ्लक्स की दिशा को बिगाड़ता है। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे कि ये जो हमारा पोल होता है, ठीक है, ये पोल जो होता है इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सीधी जानी चाहिए थी, ऐसे ऐसे, मगर क्या होता है आर्मेचर रिएक्शन के कारण ये कर्व शेप में आ जाती है, ऐसे टेढ़े में हो जाएगी। ठीक है, ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। कम्यूटेशन में होने वाली स्पार्किंग को बढ़ाता है। जो हमारा कम्यूटेटर होता है उसमें जो कम्यूटेटर पे क्या होती है, स्पार्किंग यानी चिंगारी टाइप की निकलने लग जाती है। ठीक है, जनरेटर के कारण ईएमएफ कम पैदा होगी, अब ईएमएफ घट जाएगी। ईएमएफ कैसे घट जाएगी, क्योंकि हमारा मेन मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है। तो मेन मैग्नेटिक फ्लक्स अगर घट जाएगा तो ये आर्मेचर कम फ्लक्स को कट करेगा, तो कम फ्लक्स कट करेगा तो ईएमएफ भी कम जनरेट होगी। ठीक, तो यानी फ्लक्स घट रहा है हमारा मेन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो उससे क्या हो रहा है, आर्मेचर में जो ईएमएफ जनरेट होगी वो भी कम होगी आपकी। ठीक, तो अब हम इसको आगे समझते हैं। अब हम देखते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन जब हम पढ़ेंगे तो हमें इसमें कुछ वर्ड पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है,
तो वो वर्ड हैं आपके, जैसे सबसे पहले हैं MNP और GNP क्या होता है, ठीक है। तो ये दो वर्ड आपके आएंगे आर्मेचर रिएक्शन जब हम इसका डायग्राम पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो GNP क्या होता है, GNP की फुल फॉर्म होती है ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल प्लेन, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल प्लेन, ठीक है। और MNP की क्या होती है, मैग्नेटिक न्यूट्रल प्लेन, ठीक। ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल प्लेन और मैग्नेटिक न्यूट्रल प्लेन। अब मैं इसको समझाता हूँ ये दोनों चीज़ होती क्या है, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल प्लेन। ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल प्लेन क्या किसे बोलते हैं कि जैसे आपको दिख रहा होगा हमारा ये N पोल है, ये N पोल है, ये S पोल है, ठीक है। तो N पोल और S पोल का एक एरिया होगा जहाँ तक इनकी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये जो लाइन शो करती है, ये लाइन शो करती है कि आर्मेचर का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो N पोल का है और नीचे वाला हिस्सा जो आ रहा है S पोल का है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल प्लेन क्या करेगा, हमें बताता है कि दोनों क्या है, इन दोनों का एरिया कहाँ तक है, ठीक है। तो जो ये S पोल का है उनको मैंने क्रॉस से शो कर रखा है, N पोल का है जो उन्हें डॉट से शो कर रखा है, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, नॉर्थ पोल में डॉट है और साउथ पोल में क्रॉस, यानी यहाँ पे अलग मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे अलग, यानी यहाँ पे करंट की डायरेक्शन अलग होगी, यहाँ पे ऊपर N पोल में करंट की डायरेक्शन अलग होगी, ठीक। मैग्नेटिक न्यूट्रल प्लेन किसे बोलते हैं, मैग्नेटिक न्यूट्रल प्लेन उसे बोलते हैं जहाँ पे आर्मेचर में कोई करंट फ्लो नहीं होता, ठीक है। ऐसे कंडक्टर जहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा जिस कंडक्टर में। तो अभी मैंने इसको सीधा ही बनाया है जहाँ पे न्यूट्रल प्लेन एक्सिस है, ठीक है। न्यूट्रल GNP लाइन है तो उसी के ऊपर MNP लाइन भी मैंने बनाई है, ठीक है। तो MNP लाइन में ही आपके जो मोटा के ब्रश होते हैं वो कनेक्ट होते हैं, ठीक है। ब्रश हमेशा ऐसी जगह पे लगाए जाते हैं जहाँ पे जिस एक्सिस पे करंट आपकी जीरो होगी, यानी कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, ऐसे कंडक्टर, ठीक है। या हम तो कहाँ ब्रश को कम्यूटेटर पे लगाते हैं, तो कम्यूटेटर पे क्या होता है, कंडक्टर कनेक्ट होते हैं। तो कनेक्ट ऐसे कंडक्टर जहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे आपके ब्रश लगते हैं, तो उसको बोलते हैं MNP लाइन, ठीक। तो आई होप आपको GNP और MNP समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं। अब हम इसमें जो देखते हैं कि LPT क्या होता है और TPT क्या होता है, जो मैंने डायग्राम बनाया है इसमें, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ये पोल के दो हिस्से होते हैं, एक ये वाला हिस्सा हो गया, ठीक है, एक ये वाला हिस्सा हो गया, वैसे एक ये हिस्सा हो गया, एक ये वाला हिस्सा हो गया, ठीक है। तो TPT की फुल फॉर्म होती है, सबसे पहले हम TPT की फुल फॉर्म देख लें। TPT की होती है ट्रेलिंग पोल टिप और LPT की होती है लीडिंग पोल टिप, ठीक। TPT की जो फुल फॉर्म है ट्रेलिंग पोल टिप, एक मिनट मैं इसको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो LPT की जो है लीडिंग पोल टिप और TPT की है ट्रेलिंग पोल टिप, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं LPT। LPT हम बोलते हैं पोल का वो हिस्सा, ठीक है, पोल का मेन पोल का वो हिस्सा जो आर्मेचर जब घूमता है, मान लो ये आर्मेचर ऐसे घूमेगा यहाँ पे, तो जोन सा हिस्सा पहले पड़ेगा उसको बोलते हैं, ये वाला हिस्सा पहले पड़ रहा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा पहले पड़ेगा, तो ये वाला हिस्सा पहले पड़ेगा, तो ये हो गया लीडिंग पोल टिप, जोन सा हिस्सा पहले पड़ रहा है। अब जब ये आर्मेचर घूम के फिर से यहाँ आएगा, ऐसे घूम के यहाँ पे आएगा, तो ये हिस्सा जो होता है बाद में पड़ रहा है, तो इस हिस्से को बोलेंगे ट्रेलिंग पोल टिप, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा लीडिंग LPT और TPT। तो जोन सा हिस्सा जब आर्मेचर घूमता है तो जोन सा हिस्सा पहले पड़ेगा पोल का उसे LPT, और जोन सा हिस्सा बाद में पड़ेगा TPT। एक ही पोल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे इस वाले पोल में भी होगा, जब आर्मेचर घुसेगा तो ये पहले आएगा, ठीक है, ये बाद में घूमेगा, अगर क्लॉकवाइज घूमेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ घूमेगा, तो ये फिर पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये ऐसा आएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं LPT और TPT। अब हम देखते हैं आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट कैसे कैसे काम करता है आर्मेचर, ठीक। तो जैसे स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा ये सिरा इसका LPT हो गया, ये TPT हो गया, ठीक है, ये सिरा इसका TPT हो गया, ये इसका LPT हो गया, ये GNP लाइन हो गई और MNP लाइन हो गई, ये यहाँ पे इस पर ब्रश लगे हैं, ठीक है। तो जो मैंने अभी तक आपको बना के दिखाया, और ये मेन मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ऐसे सीधी यहाँ से ऐसे नीचे उतर पा रही है, ठीक है। तो ये पूरा एक डायग्राम है जो मैंने अभी तक आपको समझाया है, ठीक है। मैंने अपने डायग्राम अपने थ्रू बनाया था, ये इसमें बुक में दिया है, ठीक।
अब हम इसका आगे देखते हैं। अब देखते हैं इनिशियल इफेक्ट। इनिशियल में क्या होता है, अब आपको जैसे स्क्रीन में ये डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है, ये आर्मेचर है बीच में यहाँ पे, ठीक है, ये एन पोल हो गया, ये एस पोल हो गया, ठीक है, ये इसका लीडिंग पोल्स एलपीटी बोल लें इसे, ठीक है, और इसे दूसरा था हमारा टीपीटी, वैसे ये एलपीटी और ये टीपीटी, ठीक है, नहीं ये मैंने उल्टा बना दिया, ये एलपीटी इस साइड वाला, ये टीपीटी, ठीक। तो जब आर्मेचर आपका घूमता है, ठीक है, आर्मेचर ऐसे घूमेगा आपका क्लॉकवाइज, तो पहले ये वाला हिस्सा आएगा, ठीक है, फिर ये वाला हिस्सा होगा, वैसे ये हिस्सा, फिर ये हिस्सा, ठीक है। तो क्या होता है आपका, जब आर्मेचर घूमता है तो आर्मेचर को जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस आर्मेचर को जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, जो एलपीटी साइड होगी, एलपीटी यानी यहाँ पे जो मेन मैग्नेटिक, ये जो मेन पोल है आपके, ये एन पोल एस पोल, इनका जो यहाँ पे फ्लक्स होगा, ठीक है, उसको कमज़ोर कर देगा। कौन करेगा, आर्मेचर का जो फील्ड होगा वो एलपीटी साइड पे जो मेन मैग्नेटिक फील्ड यानी जो ये पोल का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कमज़ोर कर देगा, ठीक है, और टीपीटी साइड पे क्या कर देगा, टीपीटी साइड पे वो बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हेल्प करता है, यहाँ पे अपोज होता है, ठीक है। तो क्या होता है, इससे क्या होगा, जो ये मेन मैग्नेटिक फील्ड है जो पहले आपका ऐसे सीधा जा रहा था, वो अब एक कर्व की फॉर्म में जाता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो क्योंकि टीपीटी साइड और टीपीटी साइड क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, और एलपीटी साइड और एलपीटी साइड लो हो जाता है, यानी इस साइड और इस साइड लो हो जाएगा और इस साइड हाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एलपीटी साइड में अपोज हो रहा है आपका, ठीक। जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये जो मेन मैग्नेटिक फील्ड है वो अब कर्व की फॉर्म में ऐसा आ गया, ऐसे इस साइड को मुड़ जाएगा ये ऐसे, ठीक है, जो पहले ऐसे सीधा जा रहा था, यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा ये कर्व शेप में हो गया, ठीक है, यानी पोल के एक साइड ज़्यादा हो गया, एक साइड कम हो गया। तो आर्मेचर रिएक्शन से आपको क्या दिख रहा है, जो ये मेन मैग्नेटिक फील्ड है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि उससे क्या हो जाता है, मेन मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है आपका, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। और जैसे ही ये होता है आपका मेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होती है, तो उससे क्या होती है, एमएनपी भी आपका शिफ्ट हो जाता है, ठीक। तो इससे क्या होता है, एमएनपी लाइन भी आपको दिख रहा होगा शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। ये जो पहले जीएनपी के साथ था, अब क्या हो गया, ये ऐसे चला गया ऐसे, ठीक है, क्योंकि क्योंकि आपका मेन मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया, तो उससे एमएनपी लाइन भी शिफ्ट हो जाती है। तो एमएनपी लाइन शिफ्ट हो गई, तो इसके कारण इससे क्या होगा, हमें ब्रश भी शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इफेक्ट होता है किसका, आर्मेचर रिएक्शन है, यानी आर्मेचर रिएक्शन होगा आपका, तो उससे क्या क्या इफेक्ट हो जाते हैं, मेन मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया आपका, टेढ़ा हो गया, उससे क्या होगा, फ्लक्स कम हो जाएगा, फ्लक्स कम होगा तो जनरेटर कम आउटपुट देगा, यानी जनरेटर से सप्लाई कम होगी, ब्रश हमें शिफ्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, ये सब मैनुअली करना पड़ेगा हमें, लॉकर आर्म के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो ये इफेक्ट होता है इसमें। अब सेकंड केस देखते हैं। तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, जिसमें हमारा कर्व मतलब आर्मेचर रिएक्शन एक कर्व की फॉर्म में चला जाता है, उसको बोलते हैं हम डिस्टॉर्शन इफेक्ट, ठीक है, डिस्टॉर्शन इफेक्ट। और दूसरा आता है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट क्या होता है, जो हमारा मेन मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो गया, तो इसको बोलते हैं हम डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ठीक है। तो ये दो इफेक्ट थे इसमें, जो आर्मेचर रिएक्शन के कारण होता है आपका जनरेटर या मोटर में। अब आता है कि रेमेडीज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन, यानी आर्मेचर रिएक्शन को हम कम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन को कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले है इसमें आपको देखना पड़ेगा कि सबसे पहले है, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन से क्या होता है, आपका स्पार्किंग होती है कम्यूटेटर पे, तो इस स्पार्किंग को हमें कम करना है। तो इस स्पार्किंग को कम करने के लिए क्या करते हैं हम, मैंने बताया था अगर हम ब्रश को शिफ्ट करना पड़ेगा, अगर हमने ब्रश फिर से एमएनपी लाइन पे, क्योंकि हमारे क्या आर्मेचर रिएक्शन से एमएनपी लाइन शिफ्ट हो जाती थी, पहले सीधी जीएनपी लाइन में होती थी, फिर एमएनपी में चल जाती, तो हमें ब्रश को भी एमएनपी लाइन पे लेकर आना पड़ता है। तो उसको हम रॉकर आर्म की मदद से क्या करते हैं, एमएनपी लाइन में शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये छोटी मशीनों में हम कर सकते हैं इसको।
सेकंड केस कैसे हम इसको आर्मेचर रिएक्शन को कम कर सकते हैं। सेकंड है कि आपका जैसे आर्मेचर रिएक्शन क्या करता है, मेन मैग्नेटिक फ्लक्स को कम करता है। मान लो जो हमारे पोल हैं वो 100 वेबर का फ्लक्स बना रहे हैं, ठीक है, और जो हमारा आर्मेचर है वो 20 वेबर का फ्लक्स बना रहा है, तो हमारा 100 माइनस कितना बचा, 80 बचा, ठीक है। 100 माइनस 20 यानी आर्मेचर क्या करेगा, उसको कट करेगा, तो 80 बचा। तो हम क्या करेंगे, अब मेन पोल है उस पर वाइंडिंग ज़्यादा कर लेंगे, वो अब उसको हम क्या करते हैं कि वो 120 वेबर का फ्लक्स बनाएं, ताकि वो 20 से माइनस होगा तो कितना बचेगा, 100, ठीक है। तो यानी हम मेन जो फील्ड है उसको बढ़ा लेते हैं, ठीक है, तो मेन फील्ड की वाइंडिंग को बढ़ा देते हैं। थर्ड केस देखते हैं हम। थर्ड केस में क्या करते हैं, हमें पता है कि जो टीपीटी साइड है वहाँ पे फ्लक्स ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जब हमारा ऐसे जाता है ना फ्लक्स, तो ऐसे इस साइड ज़्यादा हो जाता है ऐसे, और ऐसे टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। यहाँ भी टीपीटी साइड होती है, ठीक है, और एलपीटी साइड में कम हो जाता है ऐसे। तो टीपीटी साइड में क्या करते हैं हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, स्लॉट को क्या करते हैं, पास कर देते हैं, जिससे क्या होता है यहाँ पे रिलैक्टेंस बढ़ जाता है, ठीक है। तो रिलैक्टेंस बढ़ जाएगा तो यहाँ पे फ्लक्स कम जाएगा, यानी जैसे रेजिस्टेंस होता है वैसे रिलैक्टेंस भी काम करता है। तो रिलैक्टेंस यहाँ पे जाएगा तो क्या करेगा, रिलैक्टेंस अगर यहाँ बढ़ जाएगा तो फ्लक्स कम जाएगा, और फ्लक्स क्या करेगा, सीधा ही जाएगा आपका तब, ठीक है। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो ये मेथड है आपके आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के, ठीक। और एक मेथड ये भी है कि हम पोलों के फेसों को ऐसे बना दें जिससे क्या होगा, जो आर्मेचर फ्लक्स होगा वो सीधा चला जाएगा आपका, ठीक। अगला जो आता है इसमें हम क्या करते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग अभी मैं बताता हूँ क्या होती है, ठीक है, डायग्राम के थ्रू। तो हम इसमें क्या करते हैं, आपका जो मेन फील्ड है वहाँ पे कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज़ करते हैं, ठीक। जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो ये पोल है जैसे ये, तो हमने क्या करा, इस पोल के फीस में यहाँ पे कंपनसेटिंग वाइंडिंग कर दी, ठीक है। जो क्या होता है आर्मेचर के सीरीज में होती है, ठीक है, आर्मेचर के सीरीज में होगी मगर अपोजिट होगी। जैसे मैंने बताया, अगर मान लो हमारा ये 100 वेबर का फ्लक्स बना रहा है पोल, ठीक है, और आर्मेचर 20 वेबर का फ्लक्स बना रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होगी उसको इस तरीके से करते हैं कि ये भी 20 वेबर का फ्लक्स बनाए, ठीक है, मगर आर्मेचर के अपोजिट बनाए। अगर ये प्लस है तो ये माइनस, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, केवल क्या बचेगा, मेन मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स बच जाएगा, ठीक है। तो यही हमें चाहिए कि हमारा मेन मैग्नेटिक फ्लक्स जो हो वो बचा रहे, ठीक है, जो आर्मेचर रिएक्शन है वो हमारा ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो उससे हमारा ईएमएफ आउटपुट जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आर्मेचर रिएक्शन को कम कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड थे आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के। अब हम जो सेकंड देखेंगे, डीसी मशीन में कम्यूटेशन, ठीक। तो आपका कम्यूटेशन में क्या होता है आपका, ठीक है, जैसे आपको कम्यूटेटर का काम मैंने कल बताया होगा, कम्यूटेटर का काम होता है जो आर्मेचर में एसी जनरेट होती है उसको डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो जो आपका कम्यूटेटर होता है, ठीक है, उनमें क्या होता है, ब्रश कनेक्ट होता है, ब्रश के थ्रू हम सप्लाई आउटपुट में लेते हैं, ठीक है। यानी जो आर्मेचर होगा, यहाँ मान लो ये आर्मेचर है पूरा, ठीक है, यहाँ पे एसी होगी आपकी, ये आपका कम्यूटेटर होगा यहाँ पे, तो ये इसको डीसी में कन्वर्ट करेगा और ब्रश के थ्रू हम उसको आउटपुट में ले लेंगे, ठीक है। तो जो कम्यूटेटर का काम होता है उसे हम कम्यूटेशन बोलते हैं, ठीक। अब ये प्रोसेस कैसा होता है उसको समझते हैं। कम्यूटेशन में क्या होता है आपका, जब कोई ब्रश, ठीक है, कोई भी ब्रश दो सेगमेंट से कनेक्ट होता है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो डायग्राम बनाया है, यहाँ पे ये जो ब्रश है, ठीक है, अभी इसको यहाँ से देखते हैं। जैसे अभी ये यहाँ पे कनेक्ट है पहले, ठीक, और मान लो ये ब्रश अगर दो सेगमेंट से एक साथ कनेक्ट है, जैसे अगर हम इसको समझते हैं ऐसे, ठीक, यहाँ पे ऐसे, तो ये दो सेगमेंट को शॉर्ट करता है। तो इस केस में क्या होता है, स्पार्किंग होती है आपकी। अभी हम इसकी वर्किंग धीरे धीरे समझेंगे, ठीक। तो पहले मैं सिंपली ऐसे बता रहा हूँ कि सेगमेंट में इस तरीके से ब्रश कनेक्ट होता है, तो क्या होता है, ये कम्यूटेटर क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाते हैं। शॉर्ट होते हैं तो फिर क्या होगा, जब ये कम्यूटेटर आपका आगे चलेगा और ब्रश इस साइड को चलेंगे, क्योंकि आपको पता है जो रोटर होता है ऐसे घूमेगा आगे, ठीक है, तो ब्रश के होंगे ऐसे ऐसे शिफ्ट करके इस साइड को चलते रहेंगे, ठीक है। जब दो सेगमेंट से जब ये कनेक्ट हो जाएगा, फिर ये जब आगे मतलब ये ब्रश क्या होगा, S2 से S1 में जाएगा, तो इस उस केस में ये स्पार्किंग होगी इसमें, ठीक है।
तो यही स्पार्किंग को हमें कम करना होता है, इसी को हम बोलते हैं कम्यूटेशन। ठीक, तो इसमें आपको दिख रहा होगा। अब ये है कि ये स्पार्किंग होती कैसे है। तो क्या होता है आपका, जब ये कॉइल में क्या होता है, कॉइल में करंट चेंज होता है। किसी भी कॉइल में क्या होगा, मान लो कॉइल है, अब इस कॉइल में पहले करंट ऐसे फ्लो होता था, ठीक है, और सपोज अब ये इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, अभी नीचे की तरफ हो गया। तो इस कॉइल में जो करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसके कारण एक वोल्टेज इंड्यूस होती है इसके अंदर, जैसे इसमें दिखा, इस वोल्टेज को बोलते हैं हम रिएक्टेंस वोल्टेज। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज इंड्यूस होती है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण इसमें स्पार्क होता है। ठीक है, जो अपोजिट डायरेक्शन में जो वोल्टेज होती है उसको बोलते हैं हम रिएक्टेंस वोल्टेज। ठीक है, तो इसी के कारण क्या होता है, तो इतना हमने इसमें कर लिया था। ठीक है, कि जो कॉइल में जब करंट अपोज करता है तो उसके कारण एक रिएक्टेंस वोल्टेज इंड्यूस होती है, जो मेन वोल्टेज का क्या करेगी, अपोज करेगी। ठीक है, तो अगर इसमें पहले ऐसे करंट फ्लो हो रहा था, अब ऐसे करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो इसके कारण जो ये वोल्टेज इंड्यूस होगी उसको रिएक्टेंस वोल्टेज बोलेंगे। ठीक है, और वो क्या करेगी, मेन वोल्टेज का अपोज करेगी, जिसके कारण यहाँ पे स्पार्किंग होगा आपका ब्रश में। ठीक, अभी हम इसके प्रोसेस को समझते हैं धीरे धीरे कैसे होता है। वैसे मैंने ये जो कम्यूटेशन और जो इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया है क्या, आर्मेचर रिएक्शन पे, इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है, वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा इजीली, वहाँ पे मैंने इसको डीपली समझाया है। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। इसमें हम देखते हैं क्या हो रहा है। फर्स्ट केस, ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, मान लो ये ब्रश क्या है, केवल S2 से कनेक्ट है यहाँ पे। तो क्या होगा, B से जो करंट आ रही है वो ऐसे आ रही है, और C से भी ऐसे करंट आ रही है। ठीक है, I एम्पेयर की। तो यहाँ पे टोटल हमें 2 एम्पेयर करंट मिल रही है। ठीक है, I यहाँ से B से आ रही है और I C से आ रही है। ठीक है, सेकंड केस में क्या होता है आपका, ठीक है, ये सेकंड केस है। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में भी अब ये जो ब्रश है ये S1 S2 दोनों से कनेक्ट हो गया। इससे पहले वाले में क्या था, केवल S2 से कनेक्ट था, और ये बराबर कनेक्ट है, यानी S1 से जितना कनेक्ट है उतना ही S2 से कनेक्ट है। तो इस केस में क्या होगा, B पे कोई करंट, शॉर्ट सर्किट कॉइल बोलेंगे इसे, और इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, केवल A से करंट आएगी और C से करंट आएगी। तो दोनों से आई एम्पेयर की करंट आई है, तो यहाँ हमें आउटपुट में 2 एम्पेयर की करंट मिल जाएगी। ठीक है, तीसरा केस, जब शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी S1 S2 आपस में शॉर्ट हो गए ब्रश के थ्रू। अब शॉर्ट सर्किट के बाद क्या होता है, तीसरा केस अब देखते हैं। तीसरे केस में क्या होगा, अब क्या होगा, ये जो आपका ब्रश है ये S2 से थोड़ा आगे की तरफ चलेगा ऐसे। ठीक है, ब्रश आगे, तो इसमें क्या होगा, जब ये S2 से S1 में जाएगा ब्रश, तो उस केस में क्या होगा, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो रही है। क्यों, क्योंकि जब हमने स्टार्टिंग में देखा था तो B में जो करंट की डायरेक्शन थी वो ऐसे थी, और ठीक है, और C से ऐसे आ रही थी। तब हमें पहला केस जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, आप उसको पीछे करके देख सकते हो, तब हमें 2 एम्पियर की करंट मिल रही थी। जैसी S2 से S1 में ब्रश जा रहा है तो आपको दिख रहा होगा, अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी, B में जो होगी अब ऊपर की तरफ हो जाएगी ऐसे। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऊपर की तरफ होगी इस साइड, जबकि पहले नीचे। तो B में जैसी करंट की डायरेक्शन हुई, करंट की डायरेक्शन चेंज हुई, तो इसके इसी के अपोज में क्या होगा, एक अपोज में एक रिएक्टेंस वोल्टेज इंड्यूस हो गया। ठीक है, जो मेन वोल्टेज का अपोज करेगी, तो उस केस में क्या होता है, ये स्पार्किंग होती है। ठीक है, अगर ये करंट जो चेंज हो रहा है आपका स्पीड में होगा तो आपकी स्पार्किंग बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस स्पार्किंग को कम करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये करंट की जो डायरेक्शन है, ये जो चेंज हो रही है, ये धीरे धीरे हो, इसके लिए हम अलग मेथड यूज़ करते हैं, जो इसके बाद हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम कम्यूटेशन। अब इसको कम करने के मेथड देखते हैं कि जो कम्यूटेशन है उसको कम कैसे करते हैं। ठीक, तो कम्यूटेशन को कम करने के 2 मेथड है, एक ईएमएफ मेथड, एक रेजिस्टेंस मेथड। ठीक है, ईएमएफ मेथड में क्या करते हैं हम, जो इसमें सबसे पहला आता है इंटरपोल। इंटरपोल क्या होता है, जो हमारे मेन पोल हैं, जैसे हमने पढ़ा था N और एक S। ठीक है, तो उनके बीच में 2 छोटे छोटे पोल यूज़ करते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं हम इंटरपोल। मेन पोलों के साथ 2, अगर 2 यूज़ कर रहे हैं तो मतलब 2 भी यूज़ कर सकते हैं, 4 भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम जो छोटे छोटे पोल यूज़ करते हैं इसे इंटरपोल कहते हैं। ठीक है, तो ये इंटरपोल कैसे होते हैं, आर्मेचर के सीरीज में कनेक्ट होते हैं। जो आर्मेचर होता है आपका, उसके सीरीज में मगर अपोजिट में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, जो आपकी करंट की डायरेक्शन है वो धीरे धीरे चेंज होगी।
अभी मैंने जो बताया था बी में जो करंट की डायरेक्शन पहले ऐसे थी, अब वो जो ऐसे हो रही है तो ये धीरे प्रोसेस होगा, ठीक है। तो इंटरपोल के थ्रू होगा ये, जिससे क्या, ठीक है। तो ये करंट की डायरेक्शन धीरे चेंज होगी तो इससे हमारा कम्यूटेशन जो स्मूथ कम्यूटेशन मिलेगा, यानी स्पार्किंग कम हो जाएगी। और ये मेथड हमारा आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए भी यूज होता है, ठीक। दूसरा आता है रेजिस्टेंस कम्यूटेशन। रेजिस्टेंस कम्यूटेशन में क्या करते हैं, जो हम ये ब्रश यूज़ करेंगे ये हाई रेजिस्टेंस के यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कार्बन के यूज़ करेंगे ब्रश, तो हाई रेजिस्टेंस के होंगे तो ये इनसे जो करंट फ्लो होगा वो धीरे धीरे होगा, ठीक है। तो धीरे धीरे होगा तो यहाँ पे जो करंट चेंज हो रहा है बी में वो आपका धीरे धीरे चेंज होगा, ठीक है। तो इससे करंट धीरे धीरे चेंज होगा तो हमारा जो स्पार्किंग होगा वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो मेथड होते हैं हमारे स्पार्किंग को कम करने का, ठीक। अब हम देख लेते हैं ब्रश ब्रश के थ्रू कैसे धीरे हमारा कम्यूटेशन यानी स्पार्किंग कम कैसे हो जाती है। जैसे मान लो पहले ये केस था तो आई एम्पेयर की करंट यहाँ से आ रही है, आई एम्पेयर की यहाँ, तो हमें 2 एम्पेयर करंट मिल रहा है। अब इस केस में क्या हो रहा है, आपका जो ब्रश है वो S1 और S2 से कनेक्ट है, ठीक है। तो S1 से ये कम कनेक्ट है, S2 से ज़्यादा कनेक्ट है। तो ज़्यादा कनेक्ट है तो मतलब यहाँ से जो करंट आएगी, ये जो तुम्हारी C से जो करंट आ रही है वो ज़्यादा यहाँ से फ्लो होगी, ठीक है। यानी जहाँ मान लो C से I1 प्लस I2 करंट आ रही है, तो I1 प्लस I2 में से जो ज़्यादा करंट हमारी S2 से जाएगी, थोड़ी करंट हमारे यहाँ से B से जाएगी, जो A के साथ मिलके S1 के थ्रू आएगी, ठीक है। मतलब S2 से ज़्यादा कनेक्ट है आपका ये ब्रश, तो इसका मतलब है कि इस साइड से जो करंट आएगी वो ज़्यादा आएगी, ठीक है। यहाँ से B और C से जो करंट आएगी वो ज़्यादा आएगी, यानी जो B पे जो यहाँ से करंट जाएगी C से वो कम जाएगी, ठीक है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एरिया ज़्यादा हो गया, तो एरिया ज़्यादा हो गया तो रेजिस्टेंस कम होगा, तो यहाँ पे से ज़्यादा करंट जाएगी, ठीक है। बी में अब क्या करंट कम जाएगी ऊपर, तो बी में करंट कम जाएगी यानी करंट की डायरेक्शन कम करंट जा रही, तो इससे स्पार्किंग कम होगी। जब से इससे पहले बढ़ा था बी में अगर हैवी करंट फ्लो होगी तो उससे स्पार्किंग होगी आपकी, ठीक है। सेकेंड केस, अब क्या हो गया, S1 वाला हिस्सा जो है वो ज़्यादा कनेक्ट हो गया, S2 से ब्रश कम कनेक्ट होगा, तो अब क्या होगा, जो C से जो करंट आएगी वो यहाँ I1 जो कम जाएगी और B पे ज़्यादा जाएगी, ठीक है। और ज़्यादा करंट कहाँ से जाएगी, अब S1 वाले सिरे से। इस तरीके से क्या हो रहा है आपका हाई कार्बन अगर हम ब्रश यूज़ करें तो ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो हमारा कम्यूटेशन को कम करेगा यानी स्पार्किंग को कम करता है, ठीक। अब हम इसमें देखते हैं लॉसेस, जो नेक्स्ट है लॉसेस। लॉसेस में सबसे पहले आपका आता है इसमें कॉपर लॉस, ठीक है। अब कॉपर लॉस जो होता है वो किस किस में होता है, एक आर्मेचर में होता है और एक फील्ड में होता है, क्योंकि कॉपर वाइंडिंग जो होती है एक आर्मेचर में होती है एक फील्ड में होती है। तो जो लॉस होगा ये भी कहाँ होगा, आपका आर्मेचर और फील्ड में होगा। इन लॉस को वेरिएबल लॉस भी बोलते हैं, क्योंकि ये करंट पे डिपेंड होता है, तो जितनी ज़्यादा करंट होगी उतने ज़्यादा ये लॉस होगा। तो इन लॉस का फॉर्मूला होता है I²R, हीट की फॉर्म में होते हैं ना, इसलिए I²R। तो अगर आर्मेचर में तो IA आ जाएगा और अगर फील्ड में है तो ISH हो जाएगा। शंट फील्ड है, अगर सीरीज फील्ड है तो SE हो जाएगा, जैसे यहाँ पे ये दे रखी, ठीक है। और इंटरपोल है तो IA² हो जाएगा। तो मतलब यही फॉर्मूला था I²R। अगर आपका क्या है आर्मेचर है तो IA² हो जाएगा, सीरीज है तो ISE² हो जाएगा, शंट में है तो ISH² हो जाएगा, ठीक है। इनको हम वेरिएबल लॉस भी बोलते हैं। दूसरा आता है आपका ब्रश लॉस। ब्रश में भी कौन सा लॉस होता है, आपका कॉपर लॉस होता है, ठीक है। तो इतना याद रखना। अब आता है आयरन लॉस। आयरन लॉस हम किन को बोलते हैं, इन्हें हम फिक्स लॉस भी बोलते हैं यानी कांस्टेंट लॉस भी बोलते हैं, जो मशीन में होते हैं, ठीक है। इसमें आपका आता है हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस, ठीक। तो ये हो गया हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस। इसका ये फॉर्मूला होता है, हिस्टैरिसीस मैंने आपको बताया है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है। आपका क्या होता है हिस्टैरिसीस लॉस, जो मेटल होता है किस तरीके का मेटल है उस पर डिपेंड होता है, ठीक है। एडी करंट लॉस, ठीक है, ये तुम्हारे मेटल पे होता है कि मेटल में जो करंट इंड्यूस होती है मेटल के अंदर उसके थ्रू होता है। तो इन दोनों के फॉर्मूले ये हैं, इसको आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये हर बार आता है पेपर में, ये क्वेश्चन जो होता है, ठीक है। इनके फॉर्मूले पूछे जाते हैं पेपर, तो इनके फॉर्मूले आपको याद रखना है, ठीक। फिर आता है मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस कहाँ पे होता है आपका,
जैसे फ्रिक्शन लॉस हो गया, बियरिंग में जो लॉस होता है उनको बोलते हैं मैकेनिकल लॉस। ठीक, फिर आता है आपका स्ट्रे लॉस। स्ट्रे लॉस किसे बोलते हैं? जो यांत्रिक और चुंबकत्व यानी जो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है उसके कारण जो लॉस होता है, जैसे आपका आर्मेचर रिएक्शन हो गया, ये जो सब आते हैं स्ट्रे लॉस में। ठीक है, अगला आता है कांस्टेंट लॉस। ये मैंने आपको बता दिया कांस्टेंट लॉस कौन सा हो गया, आपका हिस्टैरिसीस हो गया, और कौन सा एडी करंट लॉस हो गया, वो कांस्टेंट लॉस में आता है आपके। ठीक है, तो उसके बाद आता है ये लॉसेस आपको याद कर लेना है। ठीक है, ये सिंपल है तो इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट इसमें आता है आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला सबकी यही होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। तो आउटपुट इनपुट में कैसे लिख सकते हैं, आउटपुट प्लस लॉस। तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, इनपुट बन जाएगा। ठीक है, इंटू 100। तो ये आपका एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है डीसी जनरेटर की। ठीक, अगला इसमें आता है कि डीसी जनरेटरों का पैरेलल कनेक्शन। तो डीसी जनरेटर का पैरेलल कनेक्शन यानी दो जनरेटर को आपस में पैरेलल में कनेक्ट करना है, उनको बोलते हैं हम डीसी शंट जनरेटर को आप पैरेलल में कनेक्शन। ये जो दोनों है डीसी शंट जनरेटर, इनका पैरेलल में कनेक्शन कर रखा है। ठीक है, क्यों करते हैं पैरेलल में कनेक्शन? जहाँ पे हमें जैसे लोड हमारा ज़्यादा बढ़ गया, हमें ज़्यादा पावर चाहिए, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, दो अलग अलग जनरेटर को पैरेलल में लगाते हैं, जिससे क्या होगा, हम किसी भी जो हमारी कैपेसिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। यानी हमें जहाँ जितना आउटपुट चाहिए उतना हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, या कब तो दो लेने का फ़ायदा ये हो जाता है, कभी एक ख़राब हो गया तो दूसरा हमारा क्या होगा, काम करता रहेगा। अगर एक ख़राब भी हो गया तो दूसरा हमारा चलता रहेगा। ठीक है, इसके लिए कुछ कंडीशन होती है कि हमें अगर पैरेलल कनेक्टना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। कंडीशन ये होनी चाहिए, ठीक है, कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों मशीनों की पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। ठीक है, दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव बस बार से कनेक्ट होने चाहिए और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव बस बार से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम इसमें देखें तो इसका ये पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट है, इस वाले का भी पॉजिटिव से, इस वाले का ये नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट है। ठीक है, सेम वोल्टेज रेटिंग होनी चाहिए, इस वाले जनरेटर की इस वाले जनरेटर की वोल्टेज रेटिंग सेम होनी चाहिए, तभी इनको पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं हम। तो ये इसके क्या है, कुछ कंडीशन होती है पैरेलल में लगाने के लिए। ठीक है, तो इसमें हमें क्या है, वोल्ट मीटर, फील्ड रियोस्टेट, एमीटर, इन सर्किट ब्रेकर, इन सब का प्रयोग करना चाहिए। जो हम दूसरा जनरेटर जोड़ रहे हैं पहले उसको फुल स्पीड में लेके आएंगे, तब उसको ऑन करेंगे। ठीक है, बाकी इसमें क्या है, बस बार से जोड़ना पड़ता है, वोल्ट मीटर एम्पियर एमीटर लगा के उनकी वोल्टेज को सेम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन होती है आपकी, तो ये आपको याद रखनी है, वोल्टेज सेम रखनी है, पोलैरिटी सेम रखनी है। ठीक, अगला आता है कंपाउंड जनरेटरों का पैरेलल कनेक्शन। ठीक, तो कंपाउंड जनरेटर का पैरेलल कनेक्शन भी सेम ही होता है आपका, बस इसमें एक चेंज हो जाता है कि यहाँ पे हमें क्या करनी यूज़ करनी पड़ती है, इक्विलाइजर रिंग यूज़ करनी पड़ती है। ठीक है, वो इसलिए यूज़ करनी पड़ती है कि अगर इसकी वोल्टेज और इसकी वोल्टेज में अगर दोनों जनरेटर की वोल्टेज में अगर डिफरेंस आएगा तो वो क्या होगा, इस इक्विलाइजर रिंग के थ्रू पास हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो इस वाले जनरेटर की वोल्टेज ज़्यादा हो गई, इसकी कम हो गई, तो क्या होगा, वो इससे इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो भी करंट मतलब वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगी तो करंट भी ज़्यादा होगी, तो वो क्या हो जाएगा, इससे इसमें ज़्यादा कि शिफ्ट हो जाएगा। इसलिए इक्विलाइजर रिंग यूज़ करते हैं, यानी दोनों में वोल्टेज को सेम करना। अगर दोनों में पहले से वोल्टेज सेम है तो ये यहाँ पे कोई करंट आपका फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो इतना आपका डीसी जनरेटर में था। ठीक है, आज आपका डीसी जनरेटर मैंने ख़त्म कर लिया, तो आई होप आपको ये डीसी जनरेटर समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा आपका डीसी मोटर स्टार्ट हो जाएगा, तो 2 वीडियो में मैंने इसका जनरेटर ख़त्म कर लिया। इस पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो आप बने रहें, और जो भी मैंने बताया उनको क्या करना है, आपको पढ़ना है। अगर इसको पढ़ोगे तो क्या करना है, इसके साथ नोट्स बनाओगे, जो जो मैं बोल रहा हूँ यही एग्ज़ाम पे पूछे जाते हैं क्वेश्चन, चाहे वो आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक, तो ये आपका एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये जो डीसी जनरेटर है, डीसी मोटर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चले जाओगे, सब जगह ये पूछा जाएगा, चाहे आपके कॉलेज का एग्ज़ाम हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे इंटरव्यू हो, सब जगह पूछा जाएगा। तो आप इस वीडियो को ढंग से देखिएगा। तो थैंक यू।